धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि जिस परिचर्चा को मैंने जिस रूप में ले जाना चाहता था आज उसका बीजारोपण मैंने देखा। क्योंकि ऐसे आकर के बच्चे बोल रहे होते हैं, जो हमारा एकेडमिक दुनिया है उसमें एक पेपर आता है और पेपर के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत कम समय में रखते हैं, जो हमारे बच्चों में यह प्रचलन हमको देखने को मिला और ये बहुत ही बेहतरीन हमारे लिए जो है सुखद घड़ी का क्षण। और रह गया जो मानवाधिकार पर बहुत सारे बातें हुई, हर एक चीज़ पर जो चीज़ हम नहीं सोच सकते थे हम पढ़ करके इतने दिनों के अंतराल में आप लोगों के बीच में मैंने फ्री में सुन लिया और फ्री में जान लिया कि नहीं, इस मानवाधिकार का ये क्षेत्र हो सकता है। हमारे बच्चे ऐतिहासिक परंपरा को ले आए, नहीं पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद में पुनर्जागरण के समय सारी बातें हो चुकी थी, तो फिर मानवाधिकार की क्या जरूरत हुई? यह एक ऐतिहासिक कड़छुल खड़ा कर दिया, जो फिर क्यों हुआ? ये पहली बार ये हम क्वेश्चन हमारे माइंड में आया है, जो आखिर ये कैसे हो गया? जो पुनर्जागरण में बात हो चुकी थी, फिर मानवाधिकार की आपने घोषणा की। फिर आपने यह भी बताया जो कैसे वहाँ जो है शासन का व्यवस्था बदल चुका था, लोकतंत्र राजतंत्र था, कहीं तानाशाही था, सामंतशाही था, और वह डेमोक्रेसी रूप पकड़ता था। समाज का भी स्वरूप बदल रहा था, क्योंकि जो समाज में पहले शासित सिर्फ होते थे वह अब शासक बन गए। इसी संदर्भ में अब इस पर बातें हुई जो नहीं, मानवाधिकार की बातें अब की जाएगी, क्योंकि जो लड़ते हैं, अब सैनिक मरते हैं लड़ाई में, तो उनको तो पेशा है, कोई भी दुनिया का कोई भी सैनिक है वो लड़ते हैं, वह उनका पेशा है, उनको चुना ही जाता है इसीलिए जो आपको लड़ना है, और लड़ने में या तो मारना है नहीं तो मरना है। लेकिन अब आम जो लोग हैं उसको नहीं चुना जाता है जो आपको मरना है, और उसमें इसलिए मरना है आपको जो बिना उसमें कोई आपकी गलती की, उसमें कोई गलती नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध वहाँ से अमेरिका जो है बम गिरा देता है, आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के जो एरिया है आज भी सही तरीके से विकसित नहीं हुआ। अगर संजोग मान लो जो अगर वह बम कहीं अपने यहाँ गिरा होता और अपने यहाँ जैसे लोग धीरे धीरे विकास की तरफ जाते हैं, तो अभी हम लोग विकास भी नहीं करते। वो जापान के बारे में यह बातें होती है जो इतनी बड़ी त्रासदी को उन लोगों ने एकदम आसानी से झेला, और प्रत्येक साल उनके यहाँ बाढ़ आता है तब पर भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और देखिएगा जो विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था के रूप में है, टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, और अपने यहाँ भारत के भी संदर्भ ले लिए गए। यहाँ कबीर भी आ गए, कार्ल मार्क्स भी आ गए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, नहीं वेस्टर्न के जितने भी थिंकर थे धीरे 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 इसमें आ गए, जो सबने मानवाधिकार पर बात किया। इनवल कांट की किन्हीं ने बात की। तो ये एक सामूहिकता में ये मानवाधिकार को कैसे बातें की जाए, कैसे इसको सुरक्षित की जाए, इन सब पर बातें हुई। और हमने आपसे बताया जो इस पूरे कार्यक्रम को सबसे बेहतरीन लगा जो नहीं आपने पढ़ा, और सर भी बता रहे थे मैंने 4 घंटा पढ़ा। अब ये हमारे लिए सौभाग्य है जो हमारे हुए एक विषय पर हम जब बात करते हैं उस पर एक प्रोफेसर जो है 4 घंटा पढ़ता है, और नहीं इस बात को हमको रखना है बच्चों के बीच में। बच्चे भी तैयारी करके पेपर के रूप में लाते हैं, और यही डिस्कोर्स जो है दुनिया के अन्य देश में होता है, अन्य यूनिवर्सिटी में होती है। और इसीलिए जो वो बच्चे हैं आपको कहीं खड़ा कर दीजिएगा फाय फाय बोलने लगता है। हमारे पास जानकारियाँ बहुत हैं, सिर्फ व्यक्त करने नहीं आता। और मानवाधिकार में जो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बातें की, और स्वतंत्रता में सबसे ऊपर जो बातें रखी गई उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आप किन्हीं को खाना कम दीजिए वो कम खा लेगा, लेकिन वो बोलना चाहता है नहीं बोलने दीजिए ना, वो बात मचा है। अगर वो बोलना चाहता है जो बात उसको नहीं बोलने दीजिएगा, वह पूरे के खुरपात मचा देगा, क्योंकि वो उसका अभिव्यक्ति जो है वो कर देना चाहता है। और इसी की लड़ाई होती है। जब देखिएगा रसिया विखंडित होता है तो रसिया का विखंडित होने के कारण भी यही होता है कि नहीं वहाँ के नागरिक को बोलने का अधिकार या उनको लिखने का अधिकार आप नहीं देते। और मानवाधिकार में जैसे कि हम सभी लोग कह रहे थे कि देखिए ये दंड नहीं देगा, मानवाधिकार आयोग जो है वो किसी को दंड नहीं देता है, वो सिर्फ सिफारिश करता है जो इनका मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया है आप इनको आप देखिए। वो निर्णय भी नहीं सुनाता, लेकिन मानव को अंदर में एक
सहूलियत है, जो जहाँ कोई बात नहीं होती है वहाँ कुछ बात हो। तो उसमें हो गया जो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आइए, मानवाधिकार पर बात करिए। तो देखोगे जो कैसे पाकिस्तान हो या तुर्की हो, वो बात करता है जो देखिए कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। भारत का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले आप अपना तो देखिए, तब आप हमको देखिए। या ये मणिपुर की जो घटना हुई तो उसमें हम लोग बात करने लगते हैं जो देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटनाएं घटी और उसमें जो साधारण लोग हैं, साधारण नागरिक हैं, वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मानवाधिकार की बात की गई, जो समाज के, पूरे दुनिया की समाज की बात, जो वंचित वर्ग के, उस वंचित वर्ग में सबसे अव्वल जो रहा है वो महिला, ये ब्लैक फ्लैग भारत में आई है, जिसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो रहा। इन सब की बात करता है जो नहीं, हम आपकी अधिकार को सुरक्षित करेंगे। तमाम बातें होती है जो नहीं, दुनिया के स्तर पर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की घोषणा हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब प्रश्न इसमें एक आता है, संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए यह हमेशा कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है या आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ देगा। जो भारत में 1993 में गठन हुआ, कहाँ 1948 कहाँ 1993 है ना, कितना साल, कार्य इतना दिन लग गया भारत। तो भारत से पूछा गया कि भाई साहब आप जो है मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया। और वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने जितने भी मानवाधिकार वाले जो लोग उसमें लिखे हैं, उतना हमारे मौलिक अधिकार और आज के नीति निर्देशक तत्व में सारी चीज़ें लिख दी। इवन यहाँ तक लिख दिया गया कि एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा और सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। और अक्सर ये कहा जाता है, जो जब आप संविधान सभा का डिबेट देखेंगे, एक डिबेट है जिसमें ये उस समय के जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सलाहकार होते हैं, तो BN राव, दोनों के बीच में बैठक होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर बात करने के लिए। अब बातें होती है जो जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र होता है उस समय हमारी जनसंख्या 40 करोड़ के लगभग में होता है। उस समय लोग भूखे मर जाते हैं, उस समय कुपोषण, भूखमरी की समस्या होती है। अब प्रश्न आता है, जिस समय हमारा भारत भूखमरी की समस्या से जूझ रहा होता है, उस समय हम बात कर रहे होते हैं जो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम सभी लोगों को पोषित भरपेट भोजन ही नहीं देंगे, पोषण युक्त भोजन देंगे। अब यह अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। जिस समय हम कल्पना करते हैं, जिस समय हम भूख से मर रहे होते हैं, भूखमरी हमारी समस्या होती है, तो फिर ये चिंता व्यक्त करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र बाबू, वो चिंता व्यक्त करते हैं। तो BN राव कहते हैं जो सर ऐसा नहीं है, हमारे मौर्य कालीन जो सम्राट था उस समय सभी नागरिकों को सारी व्यवस्थाएं राज की है। ये हमारा प्राचीन इतिहास में यह चीज है, से आप इसको रहने दें। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी व्यवस्थाएं रखी गई जो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनाए रखा। और युद्ध के तो हम लोग पहले ही से बात करते हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं दुनिया के अन्य देश में, हम लोग कहते हैं जो हम बुद्ध के धरती से, क्योंकि गौतम बुद्धा को राइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और हमारी पहचान जो है दुनिया के अन्य देश में वह किसके लिए गए, बुद्ध के लिए। और एक नई BBC का जब आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें देखेंगे जो ये यीशु मसीह जो हैं वो गौतम बुद्ध के ही अनुयायी हैं और वो मॉन्क हैं, बुद्ध मॉन्क के रूप में उनको बताया। इसका मतलब है जो हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो परंपरा है जिसमें मानव का अधिकार को सुरक्षित रखा और मानव को विभेद नहीं किया, बराबर किया। और भारत में एक और संस्कृति, परलट संस्कृति चलती है जिसमें स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। आप कबीर को पढ़ेंगे, भक्ति काल में जो कबीर और रैदास वगैरह को पढ़ेंगे तो उसमें स्त्री पुरुष का विभेद नहीं करता। ये विभेद दूसरी परंपरा जिसमें करता है कि नहीं स्त्री पुरुष भी है, वो कहता है कि स्त्री पुरुष है ये नहीं। तो उनकी रचना में देखेंगे तो मानुष कहते हैं, उनकी रचना में मानुष कहते हैं। और एक और रचना है उसमें देखिएगा तो नर कहते हैं।
नर और मानुष में अंतर है। नर ज्यों ही कहा इसका मतलब मेल को वो डिनोट करते हैं, मानुष ज्यों ही करते हैं त्यों ही पूरे मानव समुदाय की बात करते हैं। उस मानव समुदाय में जो है सब जेंडर आ जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और वो जो है थर्ड जेंडर वो भी आ जाता है, इसमें अन्य भी आ जाता है। अब तो एक नई चला LGBT वो भी एक अलग है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो एक परंपरा है उसमें उसकी मान्यता नहीं है। दुनिया के अन्य कानून में मान्यता है, लेकिन आप भक्ति परंपरा में जाएंगे, भक्ति आंदोलन के संतों में, तो उसमें सबको समेट एक जगह कहा जाए मानुष। मानुष का मतलब सब। और यही बात जो है अमेरिका के हॉल से, संसद भवन से शुरू होता है, कांग्रेस से। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन करते हैं उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ मिल करके इन चीज़ को बनाती हैं और इसको कहते हैं जो नहीं आप घोषणा करिए ये सभी मनुष्य। और इसमें होता है जो मानवाधिकार करने का मतलब ये होता है, मान लो जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है अभी के समय, हम लोग किसी कारणवश यहाँ से उड़ करके अब पाकिस्तान में गिरे सब लोग और सही, अब क्या पाकिस्तान वाले हमको मार देंगे क्योंकि भारत है उसका दुश्मनी है, लड़ाई चल रहा है, मार देगा कि छोड़ देगा? नहीं मारेगा। और इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि हम आदमी हैं, हम मानव हैं और मेरा मानवाधिकार है। और इसको नैसर्गिक अधिकार कहा गया है, जो प्राकृतिक अधिकार भी है। जो ही माँ के पेट से निकले हमको ये अधिकार मिल गया क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए। और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिला, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करते, आप देश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, आप जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, आप किसी का जो है उसकी पेशा के आधार पर आप नहीं भेदभाव कर सकते, क्योंकि सभी मानव जो है वो बराबर है और उसका जीवन जीने का, उसका जो स्टाइल है, स्टाइल में रहने का उसका अधिकार है। और उसके स्टाइल में हम कोई भी दकियानुसी करने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर कोई धोती पहनता है और कोई जीन्स पहनता है और कोई शर्ट पैंट पहनता है और कोई बनियान कछिया पहन करके अपने खेत में काम करता है, तो ये नहीं कहेंगे जो ये हम तुम अलग हो, हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग, सबका अपना अपना काम है। और एक चीज़ें जहाँ तक हमको समझ में आई, आज के ज्ञान की बात करते हैं, आज जो हमको ज्ञान मिला, जो नहीं, जब श्रमिक वर्ग है ये अपने अधिकार की बुलंद करने लगा, तो जो पूंजीपति वर्ग है उन्होंने भी एक आयोग बनाया, कहा जो तुम्हारी बात भी हम ही करेंगे। तो उन्होंने एक आयोग बनाया है, नहीं मानवाधिकार बनाएंगे और इसमें तुम्हारी अधिकार हम देंगे और उसकी सुरक्षा हम करेंगे। अब प्रश्न है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था सबसे ज़्यादा, वो तो पैसा कमाती नहीं है, वो आयोग जो है पैसा नहीं कमाती है, वो डोनेशन से चलती है। और डोनेशन कौन देता है? तो जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं वो देते हैं। अब प्रश्न है जो अगर छत्तीसगढ़ के या झारखंड के या मध्य प्रदेश का जंगल अगर कट रहा है और उसमें आदिवासी का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उस समय मानवाधिकार कहाँ चला जाए? बोलेगा तो उसको डोनेशन नहीं मिलेगा, डोनेशन नहीं मिलेगा तो फिर चुप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर मानवाधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो पूंजीपति जो विकसित देश कहते हैं उसको, वो करता है। पर्यावरण अगर प्रदूषण सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किया, रिसोर्स को, जो धरती के अंदर रिसोर्स है उसको आपने खींचा और फिर एक तरफ डोनेशन देते हैं इस संस्थान को, जो आप जाइए मानवाधिकार की बात करिए, जो नहीं हम तुम्हारा अधिकार की सुरक्षा करें। प्रश्न दो आ जाती है, जब आप इसको समझेंगे गंभीरता से तब समझ में आएगी। जो हम पर हमला करता है वही एक और संगठन बनाता है और कहता है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। अभी एक कंडीशन है, क्योंकि आप वह संगठन चलता कैसे? चंदा से। चंदा कौन देता है? वही रिसोर्स से। तो हमारी रिसोर्स भी आप खींच रहे हो, अकॉर्ड है, और जो नहीं हम तुम्हारी अधिकार को रक्षा करेंगे। तो एक नई विमर्श की जरूरत है, जो नहीं इसको आप जब और गंभीरता से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तब समझ में आएगी कि आखिर ये खेल कौन चीज़ है। दिल्ली के एक प्रोफेसर इस टाइप के खेल को कहते हैं लीला। लीला और लीला जो है साधारण लोग को समझ में नहीं आता है, विशिष्ट लोगों को समझ। विशिष्ट लोग विशिष्ट नहीं होते हैं, हम ही लोग की तरह
वो किताबों के पन्ना को देखते हैं और तब समझते हैं जब उनका माइंड जो है तार्किक हो जाता है। जब तार्किक हो जाता है तब समझते हैं। अच्छा, एक तरफ तुम हमारा जंगल को सत्यानाश कर रहे हो, एक तरफ तुम जो है हमारे वायुमंडल को बर्बाद कर रहे हो, और दूसरे तरफ कहते हो जो नहीं हम तुम्हारा मानव अधिकार को सुरक्षा कर रहे हो, है ना। दोनों चीज़ें जैसे देखोगे जो भारत में एक वर्ग है, भारत में एक वर्ग है, वह वर्ग कहता है कि नहीं महिलाओं के बारे में भी हम ही बोलेंगे। अब वो बोलेगा तो अपने ताली बजाएगा, पुरस्कारों ले कहेगा जी नहीं हमको पुरस्कार दो। क्यों? तो महिला के बारे में हम ही बोले, आश्वासन भी वही करेगा जाकर, वो पिछड़ों के बारे में भी वही बोलेगा, वो आदिवासी के बारे में भी वही बोलेगा, और फिर वो दलितों के बारे में भी बोलेगा। और फिर अगर आदिवासी अपने बारे में बोला तो कहा देखो ये जातिवादी है, दलित अपने अधिकार की बात किया तो कहा नहीं ये जो है ये सही साहित्य नहीं है। जब देखोगे दलित साहित्य बना, शुरुआती दौर में दलित साहित्य एकदम सही लिखा तो कहा कि ये साहित्य होगा, साहित्य में तो रस होता है। और यूटोपिया की बात किया, यूटोपिया होता है, रस होता है, तुम्हें तो रस ही नहीं, कैसे काम? अरे भाई साहब, जो काम करते करते वास्तविकता कहेगा कि वो रस, जो काम करते करते पूरे पसीना से बतर गया, वो रस का क्या बात करेगा? वो तो छांव ढूंढने की बात करेगा, वो पसीना का अपना मूल्य की बात करेगा ना, वो प्रेम की बात नहीं करेगा। वो कहेगा जो हमारी पसीना बह गई है, हमारे माथे का बाल उड़ गया है, यह ईंटा को धोते धोते उसमें अब पैसा हमारा कहाँ चला। तो उसी प्रकार से यह भी एक संस्थान है और यह भी काम है। अब रह गया जी इस, अब अलग अलग कहाँ जाइए? अब यह एक संस्थान बना दिए गए, इसी संस्थान के माध्यम से आपको अपनी बात को कहनी है। तो जब आप इस संस्थान में देखिएगा, जाइएगा, तब आप अपनी बात कहिए, जो मेरा बात तुम क्यों नहीं करते हो, हम अपनी बात हम खुद करेंगे। इसीलिए यह आयोजन किया जाता है जो आप अपनी बात बोलना सीखिए। क्योंकि जब आप पहली बार आइएगा ना यहाँ, तो जितने आप बाहर जो फेंकते हैं धुआं कर देते हैं, यहाँ जब ही आइएगा ना पसीना निकलना शुरू हो जाता है, देहा सब थरथराने लगता है। ये एक्सपीरियंस है, लीजिए, सीखिए। इसीलिए आपके लिए आयोजन किया गया। बहुत सारे बच्चे हैं, देखिएगा जी, बहुत सारे बच्चे आए हैं चले गए, हल्ला भी ज़्यादा कर रहे। मेनली होता क्या है, जब खेत में बीज बोए जाते हैं तो कुछ बीज जो है सड़ जाते हैं, और वो सड़ जाते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं किसके लिए? जो नन्हा पौधा उग रहा होता है उसके लिए। इस बात को समझिए। तो जो हल्ला कर रहे होते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस को जांच रहे होते हैं, जो तुम कितने कॉन्फिडेंस बात, तो वो अपने आप को मारते हैं, है ना। आपको कॉन्फिडेंस, और जो उस हल्ला में अपने आप को बात को कह देता है, बाकी को खींच लेता है, वो फिर इस पूरे दुनिया में अपने आप को जन्म लेते हैं। तो देखोगे जो गेहूँ है ना, गेहूँ का खेत, इसमें जब बोया गया होगा तो बहुत सारे बीज सड़ गए होंगे, और वह उस जन्मते हुए बीज के लिए वह खाद का काम किया, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया होगा। और ऐसा नहीं है, वो जब मरा होगा तो वह बीज जो जन्मा होगा उसके लिए क्या काम किया होगा? खाद के रूप में काम किया होगा, उसको विकास में। और जब देखिएगा जो अन्य खाद की अपेक्षा वह खाद ज़्यादा उर्वरा दिया होगा। तो यह चीज़ें हैं। और देखिएगा कार्ल मार्क्स की सब बात नहीं की है, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे बहुत नफरत करने लगे, और वो पूंजीवाद के विरोध में बात भी कर रहा था, तो हुआ कि जरे इसको हटाओ, बहुत सारे स्तंभ लोग। तो देखोगे जो जब मृत्यु हुआ उस समय बहुत कम लोग थे, और देखोगे पूरे दुनिया में यह बातें फैल रही, और बिना कार्ल मार्क्स के नहीं साहित्य है, नहीं सोशोलॉजी है, नहीं पॉलिटिकल साइंस है, नहीं दर्शन है, इवन यहाँ तक चला गया जो इतिहास, भूगोल, नागरिक, सारा उसी में घुस गया। एक दृष्टिकोण दे दिया जो नहीं, इस दृष्टिकोण से देखो। तो देखिएगा जो भारत का इतिहास, जब सिंधु सभ्यता की खुदाई होती है, उसमें भी वही दृष्टिकोण से कहा है। देखिए वहाँ भी एक छोटा घर था, एक बड़ा घर। तो छोटा घर में जाहिर सी बात है जो वो मजदूर लोग रह रहे होंगे, क्योंकि वो हर जगह वही दृष्टिकोण, उसी चश्मा से देखते। दृष्टिकोण का मतलब है चश्मा, है ना। जैसे हम लोग हरा चश्मा लगा के देखते हैं, सारा हरा, और हरा को हरा से देखिएगा तो एक दूसरा कलर दिखाई देगा। उसी प्रकार से दृष्टिकोण होता है।
और आप लोग भी थक गए होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन होगा जो नहीं आपने ज़्यादा देर तक आपने रखा, हाँ बैठाए रखा, तो ये भी हम पर ब्लेम लग सकता है। और एक अच्छा सा ये हुआ जो नहीं हमारे छात्रों के बीच से ये भी आया कि नहीं अंग्रेजी में अपनी बात को रखिए, और एक यह भी हिंदी और अंग्रेजी की हमेशा संघर्ष चल रहा होता है, इसमें संघर्ष की जरूरत नहीं है। देखो स्किल दोनों है और दोनों को सीखनी चाहिए। अब प्रश्न है जो आप जिस स्किल की माध्यम है भाषा सीखना, अगर आप दो माध्यम सीख लिए तो इसमें कोई गलती नहीं है, और आप समृद्ध होइएगा ना, समृद्ध होइएगा ना, बात समझे। अगर आप साइकिल चलाना भी जानते हैं और मोटरसाइकिलों चलाते हैं तो आपकी हानि होगी नहीं होगी। और इसको ये नहीं है, और यह भी बात सच है, हम लोग विश्वविद्यालय में लगभग 2 युवा महोत्सव में घूम के आए, बहुत सारे जो है सेमिनार वगैरह में अटेंड करते हैं, तो देखते हैं जो अंग्रेजी बोलता है उसको स्वाभाविक रूप से माना जाता है जो आप बहुत विद्वान, वो पता नहीं एक फोबिया कही या जो भी कही, लेकिन ये सच्चाई है। और दूसरा नंबर ये है जो आप उसके माध्यम से नहीं, उसके माध्यम से आप दुनिया के बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते, ये सच्चाई है, आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते। और 9 तारीख को हम लोग बात करेंगे ना सावित्रीबाई फुले जी पर, तो आप लोग देखिएगा उनकी रचना मिलेगी, वो कवित्री भी थी, समाज सेवा के साथ साथ तो कवित्री भी थी, बहुत अच्छी कविता लिखी, तो कविता वगैरह मिले तो वो भी लेकर के आइएगा बात, है ना। अब हमको जैसा लगा जो पूरे कविता कवित्री और कविता जो भी हैं क्षेत्र में कवि वगैरह, उसमें आज तक हमने कोई ऐसा कवि को नहीं पढ़ा जिसने कहा वो जो पढ़िए तभी आपका उद्धार है। अगर कोई कवि हो तो आप लोग बताइएगा, हमारे भी ज्ञान में वर्णन हो, लेकिन सावित्रीबाई फुले अधिकांशतः कविता में यही लिखती है जो आप पढ़िएगा तभी आपका जीवन बेहतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये पहला कवित्री जो है हमारे जीवन में टकराई और हमने देखा उसे, जो ऐसा कवित्री थी, हालांकि मराठी में लिखी, अगर वो हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ होता और सिलेबस में होता तो हम लोग पढ़ते, तब तो गांव घुमा देते, जरे भाई साहब पढ़िए कवित्री है, ऐसा भी करते। तो यह चीज़ है, तो आप माध्यम को सीखिए। और रह गया जो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी दे दी गई, जो आप आकर के आप सिखाइएगा। हाँ बच्चे ना नहीं इसमें अब, लेकिन परंतु कुछ नहीं, ये आप पर जिम्मेदारी बन गई है ना, जो आप आकर के सप्ताह में एक दिन जो अपने साथी है आपके, उनके सामने आप इस बात को रखिएगा। और इसमें कहीं सीखने और सिखाने में कहीं से कोई हमको शर्मिंदगी नहीं महसूस होना चाहिए, इस चीज़ों को सीखना चाहिए। और इस डिस्कोर्स में पुराने लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम समृद्ध हैं, हमारे पास इतना शब्दकोश है, तुम्हारे पास, उस चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। जो ये हमारा हिंदी को गाली दे रहा है, खूब कहा नहीं हमारी भाषा, उस चक्कर में नहीं, हमको एज एक सिर्फ स्किल के रूप में सीख, है ना। जहाँ जैसा होगा। और एक चीज़ और बताएं, जो मिक्स बोलता है ना उसको बहुत ज़्यादा आप पूछो, जैसे आप हिंदी में भी बोले अंग्रेजी शब्द भी गुजार दिए, उसकी ज़्यादा पूछ होती है, कहा नहीं ये दोनों भाषा के जानकार हैं। अब जब जैसे द्विभाषी हम लोग, जब हम लोग बात करते हैं तो हम अपनी देहाती पनी वाली जो वो मातृभाषा वाला जो टोन है उसको गुजार देते हैं, अब घुड़मियाते रहता है जो अरे ये कौन चीज़ बोलते है ना। अब बड़े बड़े राइटर का, हिंदी के बहुत बड़े बड़े राइटर का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अपनी मातृभाषा को रख दिए, लोग ढूंढ रहे हैं शब्दकोश लेकर के, इसका मतलब क्या है। कोई फोन करता है सर इस शब्द का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब, तो कहते इसको वो लिखे हैं। तो यह चीज़ें हमारे माध्यम है, और माध्यम को सीखने में आपके पास टाइम भी है, सारी चीज़ें हैं, सीखनी चाहिए। और यह इस प्रकार का डिस्कोर्स इसलिए बनाया गया है कि आपके व्यक्तित्व की विकास हो। ये नहीं है जो नहीं आप महाविद्यालय पर आप उपकार कर रहे हैं, हाँ उपकार भी है। जब आप महाविद्यालय का मूल्यांकन होगा तो आप लोग जो बैठ करके अपने श्रम जो दे रहे हैं ना महाविद्यालय को बनाने में आपका योगदान है, यह भी रिकॉर्ड के रूप में रखा गया है कि नहीं हमारे इतने बच्चे थे जो इस कार्यक्रम को सफल बनाए, और आप लोगों ने बहुत सही तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए, इस सफलता के लिए बैठे हुए तमाम हमारे मित्र को बहुत बहुत आभार।
विशेष रूप से, और आप लोग को तो और ज़्यादा विशेष में विशेष, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और संचालक हों, सह संचालक हों, और जो कभी माइंड में सोच रहे हैं जो नहीं हम भी आकर के संचालन करेंगे, उनको अग्रिम बधाई। और आप लोग जो ये पेपर पढ़ते हैं इस चीज़ को और प्रचलन में लाइए। जितने सारे लोग पढ़िए, थोड़ा ही सा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसको पेपर में लिख के लाइए और उसको बिना हेजिटेशन को उसको प्रेजेंट करिए। ये अच्छी परंपरा है। और जब आप जाएंगे पेपर प्रेजेंटेशन एक होता है जब सेमिनार वगैरह में, तो आपको उस समय आपको समस्या नहीं होगी। हम भी आप ही की तरह कॉलेज में ही आकर के घूमना चाहते हैं, जो आज खराते नहीं हैं। हो सकता है विषय को जा पाठ करके 2-3 घंटा हम आप लोगों के सामने बोलते रहे और फिर विषय को जाकर के वहाँ जोड़ दें, नहीं। तो ये बात है। और पुनः आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, खास करके आप हमारे बच्चों को, जो बच्चों ने इस परंपरा को शुरुआत